अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान और बेटा मैं आपको अगेन वेलकम कहता हूँ हमारे एजुराइज एंटी टेस्ट एक्सपर्ट्स की ऐप पर। बेटा आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है, आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कोशिश करूँगा एक स्टोरी की फॉर्म में आपको कन्वे करूँ। सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसकी जो है ना वो की पॉइंट्स मैंने सारे स्लाइड्स पे नोट किए हैं, आपने बेसिकली वही याद करने हैं। ठीक है, बाकी स्टोरी है कि आपको ज़रा समझ अच्छी तरह आ जाए, उसके लिए स्टोरी बनाएंगे जो कोई ना कोई कहानी तो डालेंगे ना। ठीक है जी। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को जानने के लिए रेडिएशंस को जानना ज़रूरी है। रेडिएशंस की स्ट्रेंथ को मेजर करना आना चाहिए। हमारे पास रेडिएशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कोई यूनिट्स होने चाहिए। रेडिएशन की स्ट्रेंथ जो है वो कैसे मेजर होती है, ठीक है, किस चीज़ पे बेस करती है? तो बेटा रेडिएशन की स्ट्रेंथ जो है वो सोर्स की एक्टिविटी पे बेस करती है और एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होने चाहिए ताकि हम उसकी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो हमें किसी भी रेडिएशन सोर्स या किसी भी रेडिएशन की स्ट्रेंथ को मेजर करना है, उसके लिए हमें उसकी एक्टिविटी को जानना है और एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, हमने कोई यूनिट्स जो है वो बनाने हैं जिसके ज़रिए हम बता सकें जी इतनी एक्टिविटी हो रही है तो इतनी स्ट्रेंथ होगी रेडिएशन की। ठीक है, तो एक्टिविटी के आपके पास जो यूनिट है वो है बैक्यूरल। बैक्यूरल जो है वो बराबर है जी 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये एक स्मॉल यूनिट है, हमारे पास बहुत बड़ा यूनिट भी है क्यूरी। क्यूरी जो है वो बराबर होता है 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है जी। अब हमने इफेक्ट्स की बात करनी है। हमने रेडिएशंस के बारे में थोड़ा जान लिया, उसकी स्ट्रेंथ मेजर करना आ गई हमारे पास। रेडिएशंस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स भी हैं, हमने यूनिट्स डिफाइन कर लिए। ठीक है, हमें पता है इतनी एक्टिविटी हो तो इतनी स्ट्रेंथ होगी, ये वो हमें पता चल गया। अब इफेक्ट्स को स्टडी करना है तो उसके लिए हमें एक और चीज़ को समझना है कि जो रेडिएशन आप किसी बॉडी पे फॉल कर रहे हैं, बॉडी जो है उन रेडिएशन में से कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द रेडिएशन पर यूनिट मास जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप 100 जूल एनर्जी की रेडिएशन फेंक रहे हैं और बॉडी सिर्फ 10 जूल जो है वो उसमें से अब्जॉर्ब करती है, तो आप 100 जूल के लिहाज से तो बात नहीं ना करेंगे, इफेक्ट्स को जानने की कोशिश तो नहीं ना कर सकते जी। सो हमें अब्जॉर्ब्ड डोज को जानना है। अब्जॉर्ब्ड डोज क्या होता है? एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द रेडिएशन पर यूनिट मास। तो इसको हम कहते हैं अब्जॉर्ब्ड डोज। अब्जॉर्ब्ड डोज क्या है? एनर्जी पर यूनिट मास। इसके यूनिट है ग्रे, जो कि 1 जूल पर किलोग्राम के बराबर है। इसका एक पुराना यूनिट भी है जिसको हम रेड बोलते हैं, RAD, रेड, रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड डोज, जो कि 0.01 ग्रे के बराबर है। आपने बेसिकली ये चीज़ें जो है वो MCQ के तौर पे याद रखनी है। ठीक है, इससे आगे हम अगर चलते हैं तो चलने से पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि क्या डिफरेंट रेडिएशन जो आप एक बॉडी पे फॉल करवाते हैं, क्या सबका इफेक्ट सेम है? आप एक बॉडी पे अल्फ़ा रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं, उसी बॉडी पे आप एक्स रेज फॉल करवाते हैं, तो क्या अल्फ़ा रेज का जो इफेक्ट है वही एक्स रेज का इफेक्ट है? तो ऐसे तो नहीं है। डिफरेंट रेडिएशन जो हैं उनको अगर आप सेम बॉडी पे फॉल करवाते हैं तो इफेक्ट जो है वो सेम नहीं होगा। आप जानते हैं कि अल्फ़ा रेडिएशन जो है वो 20 टाइम्स मोर डेंजरस है देन एक्स रेज। इसी तरह बॉडी पार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। सॉफ्ट टिश्यू हैं, हार्ड टिश्यूज़ हैं, ठीक है, बॉडी का कौन सा पार्ट है, आप एक ही रेडिएशन जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे सेम अमाउंट में भी फॉल करवाएं तो डिफरेंट पार्ट का रिस्पॉन्स डिफरेंट है, उसके ऊपर इफेक्ट डिफरेंट होगा। जैसे आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमारी आंखों के लिए ज़्यादा खतरनाक है बाकी बॉडी पार्ट से। ठीक है, और जो अल्फ़ा रेडिएशंस हैं जब तक वो
पेनिट्रेट ना करें हमारी बॉडी में तब तक वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि बीटा और गैमा जो है वो स्किन बर्न कर देती हैं। तो ये आपने देखना है कि कौन सी रेडिएशन है, बॉडी का पार्ट कौन सा है। इसके लिए जो है वो हमें सिर्फ डोज को जानना ज़रूरी नहीं, हमें इक्विवेलेंट डोज को बनाना है। तो इक्विवेलेंट डोज हम कैसे बनाते हैं, हम जो अब्जॉर्ब डोज है उसको एक क्वालिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम RBE कहते हैं, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ठीक है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। सो अगर हम अब्जॉर्ब डोज को मल्टीप्लाई कर दें RBE के साथ, तो हमें क्या मिलता है जी, इक्विवेलेंट डोज मिलती है। इक्विवेलेंट डोज के यूनिट क्या है जी, सेवरेट, जो कि बराबर है ग्रे इंटू RBE। और इसके और भी यूनिट है जी, रैम, जो कि 0.01 सेवरेट के बराबर है। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद कर लेनी। आगे बात चलाने लगे जी, आगे हम पढ़ेंगे जी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में हम देखेंगे जी ये रेडिएशन हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी सी स्टोरी आपने बुक से भी पढ़ लेनी है कि कितने मिली सेवरेट तक, कितने सेवरेट पर ईयर तक जो है वो सेफ़ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ें थोड़ी बहुत आपने वहाँ से देख लेनी है। ठीक है, सो मैं रेडिएशंस के इफ़ेक्ट को 2 पोर्शन में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे लो लेवल इफ़ेक्ट्स। लो लेवल इफ़ेक्ट्स में जब आपकी बॉडी के ऊपर मुसलसल रेडिएशन फॉल्स करती रहे तो उसके क्या असरात हो सकते हैं, आपको क्या उसका नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 1 है जी लॉस ऑफ हेयर। आपके बाल, आप देखें, आप शीशे में देखें ज़रा, ठीक है, सादिया देखो ज़रा, बाल सर पे नहीं है, कैसी लग रही है। ठीक है, सो बॉयज़ के लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। सो लॉस ऑफ हेयर जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, लो लेवल इफ़ेक्ट्स में है ये। आगे चलते ही अल्सरेशन है, मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं जी। स्टिफनिंग ऑफ लंग्स का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, और जो हमारी ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें कमी आ जाती है, और ये बड़ी बीमारियों की रीज़न बन सकती है। वाइट ब्लड सेल में जब ड्रॉप आता है तो डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है आपको, वॉमिटिंग, फीवर और रेडिएशन सिकनेस जो है, ये सारी जो है वो वाइट ब्लड सेल में ड्रॉप की वजह से। अब हम इसके हाई लेवल इफ़ेक्ट्स देखते हैं जी। एनीमिया, ठीक है जी, ल्यूकेमिया हो सकता है जी, क्रोमोसोम अबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, म्यूटेशन, डिलेड जेनेटिक इफ़ेक्ट्स इसमें आ जाएंगे, कैंसर हो सकता है जी आने वाली नस्ल में किसी को, आई कैटरेक्ट्स हो सकता है जी, अबनॉर्मेलिटी इन फ्यूचर जनरेशन। आपके जो बच्चे अभी दुनिया में आए ही नहीं हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप रेडिएशंस में घूमते फिरते रहे हैं, वो उनमें अबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं डिफरेंट किस्म की। ठीक है, सो कोशिश करें कि आप रेडिएशन से बचें। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन को देखा, इसके लो लेवल इफ़ेक्ट्स और हाई लेवल इफ़ेक्ट्स को देखा है। अब हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम चलते हैं जी बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस की तरफ। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक हेडिंग दी है मैंने, ट्रेसर टेक्निक। किसी का पीछा करना ना, ट्रेस करना, किसी को ट्रेस करना जानते हैं ना। आज यार, आज देख के आना है किस मोहल्ले में, किस गली में रहती है ये, हैं लड़के जो है ना वो बहुत बड़े ट्रेसर होते हैं जी। सो ट्रेसर कहते हैं ट्रेस करने वाले को। ठीक है, तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। हम पता चलाना चाहते हैं कि बॉडी में, जो इंसान की बॉडी है या जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, जो उनका पाथ क्या है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके, जैसे फोटोसिंथेसिस को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है,
ठीक है। इसी तरह हमारा जो सिस्टम है निज़ाम इंहज़ाम, उसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो जब उनको आप खाद वगैरह डालते हैं तो किस किस रास्ते से, उसके किस किस पार्ट से, कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे जा रही, कहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, कौन सी रिएक्शन हो रहे हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है आपने। ठीक है, तो उनका पीछा करना है आपने, उनका नहीं करना। ठीक है जी। सो ट्रेसर टेक्निक में मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि रूम जो है वो आपका, उसमें आप कहें कि जी रात का टाइम है और लाइट चली गई है। ठीक है, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब अगर आपने बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है और तरफ माइंड नहीं लेके जाना है जी। सो अब अगर अंधेरे में एक जुगनू आए आपके कमरे में, ठीक है, तो जुगनू को हम जुगनू कहते हैं इसलिए कि वो ग्लो कर रहा होता है। वो जहाँ जहाँ कमरे में घूम फिर रहा होगा आपको नज़र आ रहा होगा, हालांकि कमरे में लाइट्स ऑफ है, लेकिन अगर वहीं पे कोई 10-12 मच्छर आ जाएं, मॉस्किटोज, तो वो आपको नज़र तो नहीं आएंगे। ठीक है ना। सो जुगनू आपको नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो जहाँ भी जा रहा है वहाँ रेडिएशन एमिट कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है। सो हम ट्रेसर के तौर पे ऐसे जो है वो रेडिएशन सोर्स को लेते हैं ना। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी करना है तो आपको पता है कि हमारे ब्लड में सोडियम तो मौजूद है। ठीक है, तो हम सोडियम का वो आइसोटोप लेंगे जो रेडियो एक्टिव होगा। तो जहां हम जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव सोडियम ले रहे हैं, ठीक है, पानी के ज़रिए, अपनी खुराक के ज़रिए ब्लड में लेके जा रहे हैं, वहाँ हम 2-3 आइसोटोप रेडियो एक्टिव सोडियम के अगर डाल दें तो क्या होगा? हमारी बॉडी में जिधर जिधर से वो आइसोटोप गुजर रहा होगा वो वहाँ रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। जिधर जितनी देर वो रुकेगा वहाँ उतनी देर वो रेडिएशन एमिट करता रहेगा। तो आप डिटेक्टर के ज़रिए पता चला सकते हैं कि उसने किस बात को फॉलो किया, कहाँ कितना स्टे किया, किससे मिला जुला, क्या करता रहा वो। ठीक है। सो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इनको हम एज आ ट्रेसर यूज़ करते हैं। इनको हम एज आ ट्रेसर यूज़ करते हैं। जैसे कार्बन 14 को हम यूज़